अस्सलामुअलैकुम। मेडिकेट टॉक्स के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज भी हमारे साथ स्टूडियोज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमें ज्वाइन किया है आज स्टूडियोज में डॉक्टर मोहम्मद नवीद ने। आपके बारे में बताती चलूँ, आप MBBS, MCPS, MDCH हैं, साथ ही साथ कंसल्टेंट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिजिशियन हैं। खिदमत आलम और KKF में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आज डॉक्टर साहब से हमने जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट कैसे है ये आपको जब भी मालूम होगा जब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला आज हमारे प्रोग्राम के लिए। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया और इस अहम मौजू पर बात करने का, ताकि इससे जो हमारे वालिदैन को, जो नए वालिदैन हैं ख़ास तौर पर, उनको बच्चों की बीमारी के बारे में आगाही हासिल हो सके। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ जाएं, हमारा एक प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि जितने भी डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, हम उनकी भी थोड़ी सी लाइफ की जर्नी जरूर जानना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे नए डॉक्टर्स हैं, नए प्रैक्टिशनर्स हैं, वो स्टूडेंट भी हमें देख रहे होते हैं जो डॉक्टर बनने का सोच रहे हैं या डॉक्टरी की फील्ड में आ गए हैं। तो कई बार जब वो प्रोग्राम सुनते हैं तो उन्हें बड़ी हिम्मत भी मिलती है और गाइडलाइन भी मिलती है। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे फॉर्मेट के हिसाब से पहले ही सवाल करूं कि थोड़ा सा डॉक्टर नवीद को अगर हम टाइमलाइन में लेके जाते हैं, और ये जो सफर है आपका एक स्टूडेंट से डॉक्टर बनने का और डॉक्टर से फिर लोगों को सर्व करने का, डॉक्टर साहब अगर आप हमसे शेयर करना चाहें कुछ भी बचपन की बातों में से कि क्या ये जो करियर का आगाज आपका हुआ था, आप भी उन्हीं बच्चों में से थे जिनको ये था कि बड़े होके मैंने डॉक्टर बनना है, या ये एक्सीडेंटली हुआ? जी एक्सीडेंटली कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि बचपन में जब जैसे प्राइमरी स्कूल के अंदर जब वालिदैन जो है एडमिशन करवाते हैं, तो उस वक्त तो यही हमारे ज़माने में दो प्रोफेशन बड़े मशहूर थे कि भाई या तो डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है। जी, तो उस वक्त ठीक है, तो हम पढ़ते थे कि भाई कोशिश ये होती थी कि अच्छा पढ़ें और डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। लेकिन डॉक्टर बनने का जो वो डिसीजन जो लिया वो फिर लिया है जब इंटरमीडिएट के अंदर प्री मेडिकल का जब डिसीजन जब आया कि प्री मेडिकल लेना है और या प्री इंजीनियरिंग लेना है, तो उस वक्त फिर जो है वो कुछ सोचा, दोनों कुछ अपनी कुछ वीकनेसेस और कुछ जो है वो जिसके अंदर स्ट्रेंथ देखी। तो फिर जब कुछ मार्क्स भी साइंस के उन सब्जेक्ट्स में जो मेडिकल से रिलेटेड थे उसमें ज़्यादा अच्छे थे, तो फिर उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये डिसाइड किया कि नहीं, मेडिकल फील्ड जो है वो मेरे लिए ज्यादा सूटेबल रहेगी। सही। अरे डॉक्टर साहब, जब हम मेडिकल फील्ड की बात करते हैं तो सुनने में और देखने में तो डॉक्टर हजरात बहुत रिस्पेक्टेबल लगते हैं, लेकिन मैं सभी डॉक्टर हजरात से सवाल करती हूँ कि ये अच्छी खासी और दरअसल मुश्किल पढ़ाई है और ये काफी लंबा पीरियड है। तो डॉक्टर साहब आपके साथ भी यकीनन ऐसा हुआ होगा कि जब आप अपनी एकेडमिक्स में आ गए, आपने ऑब्वियसली चूज कर लिया डॉक्टरी को, तो कई दफा ऐसे लम्हात आए कि जहाँ पर आप थोड़े लो मोटिवेटेड आपने फील किया, और अगर किया तो उस वक्त फिर आपने किसको बैकअप किया कि नहीं अब तो तुमने डॉक्टरी पकड़ ली है तो अब तो ये कंप्लीट तो करनी है, बिकॉज डॉक्टर्स की जो लाइफ है एज स्टूडेंट वो अच्छी खासी टफ होती है आम के मुकाबले, लोगों के मुकाबले। डॉक्टर साहब आपकी मोटिवेशन कैसे रही ओवरऑल जब तक आप पढ़ते रहे अपने स्टूडेंट लाइफ में? देखिए मोटिवेशन तो मेरे किसी की पर्सनालिटी के साथ तो कोई ऐसी अटैचमेंट नहीं थी कि मैं उसको देख के मोटिवेट हुआ कि ये इस मकाम पर है तो मैं भी इस मकाम पर पहुंचूं। ये तो बस अल्लाह ताला ने मेरे दिल के अंदर ये डाल दी थी कि भाई तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कुछ बन के दिखाना है। तो शायद वही मोटिवेशन थी। वही मोटिवेशन थी। कुछ ऐसा जरूर हुआ है कि कुछ लोगों ने मुझे डिस्करेज जरूर किया कि भाई जो है वो मेडिकल फील्ड बड़ी टफ होती है, क्यों ये ज्वाइन कर रहे हो, बड़ा मुश्किल काम है, पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, हम इतना नहीं पढ़ सके, तुम कैसे पढ़ोगे। तो वो भी अल्लाह का शुक्र है कि मैं उससे डिमोटिवेट नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं ये करके दिखाऊंगा। बिल्कुल सही। तो बस यही चीज़ थी कि मेरे अंदर एक अल्लाह ताला ने एक जज्बा, एक हिम्मत पैदा की कि भाई मुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो बस वही ये आपकी बात सुनकर मेरे ख्याल है बहुत सारे इस वक्त देखने वाले स्टूडेंट्स स्पेशली उनको ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन चली गई है कहीं ना कहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके आसपास कोई नहीं होता, सिर्फ आप और आपके खुदा ही होते हैं, और आपके दिल में अगर वो बात आ जाए तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देती है। डॉक्टर साहब अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि अगर आप बिलफर्ज डॉक्टर ना होते तो आपको क्या लगता है कि फिर आप कौन से प्रोफेशन को चूज करते हैं इफ यू आर नॉट डॉक्टर, अगर आप नहीं होते तो? देखिए मैंने जब मैट्रिक किया था तो फिर 2 लाइनें थी मेरे पास, या प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग। सही। अगर मैं डॉक्टर
नहीं बनता तो यकीनन फिर मैं प्री इंजीनियरिंग की तरफ ही जाता। सही बिल्कुल ठीक। तीसरी चीज मैंने कोई ऐसी सोची नहीं कि मैं टीचर बन जाऊं या लेक्चरर बन जाऊं या कोई ऐसी, वो चीज मेरे दिमाग में कभी नहीं थी। भाई ये दो चीजें थी, अगर डॉक्टर नहीं होता तो इंजीनियर होता। डॉक्टर साहब, आने वाले नए डॉक्टर्स को या जब आप न्यू कमर्स को देखते हैं तो अमूमी तौर पर आप क्या मशवरा देते हैं उनको, और हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी क्या मशवरा देना चाहेंगे स्पेशली डॉक्टर्स को, नए आने वाले डॉक्टर्स को? देखें, ये जो मेडिकल प्रोफेशन है ना, इसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि जब तक आपके अंदर डॉक्टर बनने का पैशन ना हो ना, तो वो इस फील्ड के अंदर ना आए। पैशन बहुत जरूरी है कि डॉक्टर बनना है, और उसके बाद आपका ये एम हो कि आपको डॉक्टर बन के ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। सिर्फ पैसा कमाने के मकसद को अपना सामने ना रखें, क्योंकि मेडिकल फील्ड के अंदर पैसा बहुत जल्दी नहीं आता। स्टूडेंट लाइफ में एमबीबीएस करने के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम जो है स्ट्रगल का होता है, और उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम उससे ज़्यादा स्ट्रगल का होता है, क्योंकि फैमिली जो है वो भी प्रेशर होता है कि भाई आप डॉक्टर बन गए, पैसा कब कमाओगे, कब जो है वो घर को सर्व करोगे। तो इन सारी चीज़ों को फेस करना, ये सारी चीज़ों को फेस करते हुए फिर आगे बढ़ते रहना, इन सारी चीज़ों को अपने ध्यान के अंदर रखें। इन्हीं सोच को मद्देनजर रखते हुए इस फील्ड के अंदर है। अगर आपके अंदर ये इतना टेम्परामेंट नहीं है कि आप इतना बर्दाश्त कर सकें, इतना टाइम लगा सकें, आप चाहते हैं कि भाई जल्दी बस आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो फिर मेरा मशवरा है कि फिर इस फील्ड के अंदर ना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात या एक और सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी। ओवर द इयर्स अगर आप खुद अपने आप को देखें तो डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर नवीद की अपनी शख्सियत में क्या तब्दीली आई जो आपको लगता है कि ये एक्चुअली में डॉक्टर बनने के बाद ही आई है? जी, डॉक्टर बनने के बाद बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है कि पहले जो लाउबालीपन था वो ख़त्म हो गया, पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा कंपोज हो गई, ज़्यादा हम्बल हो गया, ज़्यादा पेशेंस मेरे अंदर आ गया। सही। और जो ज़िंदगी स्पेशली जो हेल्दी लाइफ की इम्पोर्टेंस वो समझ में आई है कि हेल्दी लाइफ जो है हमारी फैमिली के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि कोई भी एक बीमार शख्स अगर फैमिली के अंदर होता है तो पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो यकीनन बहुत ये अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आई। लोगों को सुनने का, सुकून के साथ सुनने का जो वो एक मादा मेरे अंदर पैदा हुआ। पहले जो है वो हम इतने ज़्यादा तसल्ली के साथ लोगों की बातें नहीं सुनते थे, लेकिन अब जो है मरीजों की बातें सुननी पड़ती है, अच्छी बुरी बातें सभी सुनते हैं, सुकून से सुनते हैं। तो ये तब्दीली, बहुत बड़ी तब्दीली मेरे अंदर आई है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक और सवाल फिर हम टॉपिक की तरफ चलेंगे कि बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि अब आपने तो पूरी स्ट्रगल बताई डॉक्टर्स की, इसमें नो डाउट कि ये चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी कुर्बानियां हैं जो डॉक्टर दे रहा होता है पूरी जिंदगी, जो शायद सामने से सतही तौर पर लोगों को या मरीजों को नजर नहीं आती? उनको यही लगता है कि डॉक्टर साहब तो एसी के कमरे में बैठे हैं, व्हाइट कोट पहन के बैठे हैं, दवाइयां लिख दी और पैसे भी मिल रहे हैं उनको। लेकिन ऐसी कौन सी कुर्बानियां हैं ये आपको लगता है कि जो वाकई में डॉक्टर्स दे रहे होते हैं और शायद उसको इतना कोई एड्रेस भी नहीं कर रहा होता, लेकिन वो है डॉक्टर्स की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट है डॉक्टर की? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। और इसके अंदर देखें, सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक जो चीज़ अहम है, कोई भी इंसान किसी शख्स को जो कुछ दे सकता है, मेरे नज़दीक में सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो वक्त है। आप किसी को पैसा दे दें बहुत आसान है, लेकिन किसी को वक्त देना सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल काम है और बहुत अहम चीज़ समझी। क्योंकि वक्त ही एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें आप जो है वो कुछ अर्न कर रहे होते हैं, और अपनी अर्निंग को छोड़ के फिर वो वक्त किसी और को देना, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो मैंने अपना वक्त जो है वो पेशेंट को दिया है, और पिछले 30 साल से दे रहा हूँ, और अभी भी दे रहा हूँ, और आगे भी जिंदगी के चलती रहेगी। और दूसरी बात, यकीनन जो अपना वक्त जब आप दूसरों को दे रहे होते हैं तो आपकी फैमिली यकीनन सफर करती होती है। फैमिली गैदरिंग्स के अंदर जो है वो अक्सर नहीं जा पाता, और बच्चों के साथ कोई प्रोग्राम होते हैं तो अक्सर वो भी मिस करने पड़ते हैं। तो इसके अलावा जो दूसरी जो चीज़ है वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि अगर आप को वक्त पे खाना नहीं मिल रहा होता तो आपकी हेल्थ भी मुतासिर हो रही होती है। आप जो है वो खाना वक्त पे नहीं खा रहे होते अपनी, तो उसके भी सारे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे होते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये अक्सर जो है वो लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो किसी वक्त भी जो है ना वो फ़ोन करके मैसेज करके फिर बाद में शिकायत भी करते हैं कि आपने कॉल नहीं उठाई, आपने मैसेज का हमें जवाब नहीं दिया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
तो ये अब उनको ये ख्याल नहीं होता कि डॉक्टर भी एक इंसान है, उसको भी थोड़ा आराम का वक्त चाहिए होता है। एक पेशेंट ने मुझे रात के 3 बजे फोन करके पूछा कि डॉक्टर साहब मैं सुबह अल्ट्रासाउंड करवा लूँ या ना करवा लूँ। अब बताइए 3 बजे उठा के, हमने तो डॉक्टर तो समझ के भी ये कॉल इसलिए उठाते हैं पत्नी के साथ किसी को इमरजेंसी ना हो, तो इमरजेंसी की कोई कॉल करे तो फिर तो बात समझ भी आती है। लेकिन अगर ये आम सा सवाल करना कि डॉक्टर को 3 बजे उठाना और पूछना, तो ये भी करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। मेरा ख्याल डॉक्टर साहब आपकी बात से यहाँ पर लोगों को भी एक इनडायरेक्ट मैसेज जाता है कि वो ये बिल्कुल समझें कि डॉक्टर्स के साथ भी बात करने का एक अंदाज होना चाहिए, कुछ आदाब होते हैं, क्योंकि वही आप वाली बात, कभी डॉक्टर की भी एक अपनी लाइफ है और डॉक्टर्स की लाइफ मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी जिंदगियों को सेव कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो डॉक्टर साहब आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए भी कहा, हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को भी बताना चाहूंगी कि अमूमी तौर पर हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करते हैं, लेकिन जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, जैसे हम जिन आसान लफ्जों में कहते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनके कहने को नॉर्मल न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल न्यू बॉर्न बेबी में जो डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जो अमूमी तौर पर नए बनने वाले वालिदैन को पता नहीं चल रही होती, तशख़ीस नहीं होती, और कई बार तो ये भी देखने में आता है कि वो अपने ही तय छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ सारे जो जनाब टोटके लगा रहे होते हैं, सारी चीजें घर में हो रही होती है, डॉक्टर तक नहीं पहुंचते, जबकि उनको अगर पहुंच जाए तो बच्चों की मुझे लगता है कि आने वाली जिंदगी संभल जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है जनाब। डॉक्टर साहब क्योंकि ज़ाहिर है इस चीज में स्पेशलाइज किए हुए हैं, डॉक्टर साहब से हम गुफ्तगू करेंगे आज के जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बच्चे हैं उनकी डेवलपमेंट में क्या क्या मसाइल होते हैं, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हम कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट क्या क्या है। डॉक्टर साहब पहला ही सवाल आपसे करना चाहूंगी कि अमूमी तौर पर हमने ये देखा, ये तो बहुत ही कॉमन चीज है, मेरे ख्याल है इससे तो सभी रिलेट करेंगे जिनके बच्चे हैं या जिनके नहीं भी हैं। हमने अपने बहन भाइयों के बच्चे भी देखे कि अक्सर हम देखते हैं कि जब बच्चे बिल्कुल पैदा होते हैं तो उनके जिल्द के कुछ मसाइल अमूमी तौर पर देखा जाता है कि पैदाइश के फौरन बाद बच्चों की खाल उतर रही है, या कई बार हम देखते हैं कि वालिदैन देखते हैं कि बच्चों के जिस्म पे रैशेस हैं। तो यहीं से डॉक्टर साहब आप गुफ्तगू को प्लीज आगे बढ़ाइएगा, क्या नौमौलूद बच्चों में ये चीज बहुत कॉमन है या ये किसी खास डिजीज की तरफ भी ले जा सकती है हमें चीज? जी जी, बहुत अहम जो है वो टॉपिक है ये, और ये इस टॉपिक से जो है वो वालिदैन को, ख़ासतौर पर जो नए बनने वाले वालिदैन हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो आगाही और हासिल होगी, और वो बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह। ये जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स है ये न्यू बॉर्न बेबीज में काफ़ी जो है वो कॉमन होती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो वालिदैन कुछ लेके परेशान होकर भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमारे बच्चों को क्या हो गया, इसको देखें क्या मसला हो रहा है। तो वन बाय वन मैं बताना शुरू करता हूँ एक एक करके। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो अम्बिलिकल सिस्टम की होती है। सही। कि वो अक्सर लेकर आ जाते हैं और सब इसके नाक से जो है वो ब्लड भी आ रहा है, पानी निकल रहा है, और जो है पस भी आ रहा है। ये कई बार डॉक्टर साहब हमने ये तो बहुत ही कॉमन भी देखा है, ये भी आप प्लीज ऐड कीजिएगा कि बच्चे जो हैं वो एकदम पैदा होते ही उनकी स्किन कुछ येलोइश सी हो रही है, कुछ पीली पीली सी लग रही है। जी जी जी। तो अब जो पीली स्किन होती है ये इसको हम दो तरीके से देखते हैं। इसमें जो जॉन्डिस जो होता है दो तरीके से होता है। एक तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है जो नॉर्मल जो है वो डेवलपमेंट का एक प्रोसेस जो बच्चे में चल रहा होता है, क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके सिस्टम पूरी तरह मेच्योर नहीं होता है। तो इसी तरह लीवर भी जो है वो इमेच्योर होता है। सही। तो बच्चों के अंदर जो है ये जब जो आरबीसी का जो मास है जिनको हम रेड ब्लड सेल या खून के सुर्ख खलिए कहते हैं, उनका जो मास होता है वो एज कम्पेयर टू एडल्ट ज़्यादा होता है। सही। उसमें जब ब्रेक डाउन का अमल यानी टूट का अमल शुरू होता है तो फिर एक पिगमेंट बनती है येलो कलर की ब्लूरबिन। वो ब्लूरबिन के ज़्यादा होने की वजह से जो है बच्चों का कलर येलो हो जाता है। वो जो सर्कुलेशन सिस्टम वो भी जो है वीक होता है, तो वो लीवर उसको ब्लूरबिन को पूरी तरह बॉडी से निकाल भी नहीं पाता। सही। वो आंतों में जाती है तो आंतें उसको दोबारा एब्जॉर्ब भी कर लेती है, तो फिर इसलिए लेवल जो है बढ़ता है और बच्चे का कलर येलो हो जाता है। इसमें दो चीज़ें वालिदैन को देखनी चाहिए कि अगर विद इन 24 आवर्स पैदाइश के 24 घंटे के अंदर अंदर अगर बच्चे की स्किन येलो हो गई है तो फिर तो ये पैथोलॉजिकल होता है कि इसके अंदर कोई ना कोई इलनेस चल रही है। लेकिन अक्सर जो है वो 24 आवर्स के बाद जो होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल। इसका रीज़न मैंने बता दिया। तो वो जो है वो 1 से 2 हफ्ते के अंदर वक्त के साथ साथ जो है वो खुद ही ठीक हो जाता है। जैसे जैसे लीवर मैच्योर होता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। उसके अंदर ये कि बस ये चीज़ देखनी पड़ती है कि बच्चे की फीडिंग नॉर्मल होनी चाहिए, बच्चे का की जो रिफ्लेक्सेस हैं वो नॉर्मल होने चाहिए, बुखार वाली कोई अलामत नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, और ग्रोथ बच्चे की प्रॉपर अगर हो रही हो तो ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है।
डॉक्टर साहब अभी आप जिक्र कर रहे थे, मैं चाहूंगी कि फिर उसको भी आप मजीद कंटिन्यू कीजिएगा। आपने कहा कई बार वालिदैन शिकायतें क्या आते हैं कि बच्चों की जो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला एरिया है वहां से खून निकल रहा है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर साहब क्या ये भी टेम्परेरी बेसिस पे होता है या इसको भी हम किसी डिजीज की सूरत में देख सकते हैं? ज्यादातर ये भी टेम्परेरी बेसिस के ऊपर ही होता है। तो उसके लिए बस ये सिंपल जो वो हाइजीनिक जो थे बच्चों को आपको वॉश करना और उसको हाइजीन को मेंटेन करना, जो भी सीक्रेशन निकलती है वो उसको आप सिंपल कॉटन से उसको वॉश करना है। अक्सर लोग कोई खोपरे का तेल डाल रहा होता है, तो कोई सरसों का तेल डाल रहा है, तो कोई मरहम लगा रहा है जी। तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि उसको स्टंग वीक होता है, जो आर्टरीज और वेन्स होती है पूरी तरह क्लोज नहीं होती, तो उसमें तो कुछ ऊजिंग वक्ती तौर पर हो जाती है और उसका कनेक्शन इनडायरेक्ट अंदर से जो डायरेक्टली होता है वही मसाने के साथ, ब्लडर के साथ होता है। और आपने कोई भी ऐसे मेडिसिन, कुछ लोग पायोडीन भी लगा देते हैं, तो पायोडीन वो मसाने के अंदर जाके मसाने को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए सिंपल उसको जो है सिंपल कॉटन से आप उसको वॉश करें और बच्चे के जो हाइजीन को मेंटेन रखें, उसको वक्त पे अपना नहलाते रहें। उसमें किसी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, वक्त के साथ वो खुद ही ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये सुना है और मैं तो अपने बचपन से ये सुनती और देखती आई हूँ, अपने बड़ों से मैंने सुना है कि जब छोटे बच्चे होते हैं अगर वो नींद से उठ जाते हैं तो जी कहा जाता है कि क्योंकि उन्होंने कोई मखलूक देख ली है या तो उन्होंने जिन देख ली है। कई बार ये भी मैंने देखा है कि बच्चों को जो है वो सोते में फरिश्ते नजर आते हैं, तो जी वो फिर उनको एकदम वो चौंका के उठा देते हैं। डॉक्टर साहब तो ये भी सवाल जानते हैं डॉक्टर साहब इसकी क्लिनिकल क्या वाकई में छोटे बच्चों को कोई जिनभूत फरिश्ते नजर आ रहे होते हैं या ये कोई और चीज है जो आज आप हमें हमारी इस गलतफहमी को दूर करेंगे? नहीं, ये तो खैर अभी बड़ी बूढ़ी इस तरह की बातें करती हैं, लेकिन ये बहरहाल हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। नॉर्मल न्यूबॉर्न के अंदर कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जिनको प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस कहते हैं, ये नॉर्मल बच्चों के अंदर होती हैं, जिसमें ये जो चौंकना जिसको हम स्टार्टर्ड रिफ्लेक्स या मेडिकल लैंग्वेज में मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। सही। तो ये नॉर्मल होता है और ये एक फीलिंग ऑफ साइंस ऑफ प्रोटेक्शन होता है कि जैसे आप बच्चा कोई चीज़ जैसे अगर आपने उसको थोड़ा सा वाइगरसली हैंडल कर लिया या अचानक कमरे की या आपने लाइट कमरे की एकदम तेज ऑन कर दी या कोई नॉइस हुई, तो बच्चा अपने प्रोटेक्शन के करने के लिए बच्चा एकदम हाथ को इस तरह हिलाता है और टांगों को अपने समेट लेता है। ये मोरो रिफ्लेक्स होता है, तो ये प्रोटेक्शन होती है। बाद वक्त बच्चे नींद के अंदर भी उसको सेंस ऑफ फीलिंग होता है कि जैसे वो गिर रहा है, तो बच्चा इस तरह जो वो अचानक करता है, ये मोरो रिफ्लेक्स होता है। तो ये नॉर्मल होता है और ये जो है वो 4 से 6 महीने के अंदर ये ठीक हो जाए। अच्छा, एक चीज हमने और भी देखी जिससे मुझे लगता है कि पेरेंट्स बहुत रिलेट करेंगे और बिल्कुल ही जो नौमौलूद बच्चे, बिल्कुल ही जो पैदा हुए बच्चे, उनके माँ बाप बहुत डर जाते हैं। कई बार हमने ये देखा है कि बच्चे जो ब्रीदिंग बच्चों की एक प्रैक्टिस है, इनिशियली ये भी देखने में आता है कि कभी बच्चे सांस जो है वो ऐसा महसूस होता है कि रोक लेते हैं, कई बार उनकी सांस जो है वो बहुत तेज चल रही है। तो सर ये क्या चीज है, ये भी प्लीज बताइएगा। जी, ये भी इससे पहले मैं दोस्तों आपके पिछले सवाल के अंदर 1-2 चीजें और ऐड कर दूं। जी बिल्कुल जरूर। कि इसमें एक दो स्टार्टर रिफ्लेक्स या मोरो रिफ्लेक्स का मैंने बताया कि बच्चे को अचानक चौंकना, तो ये नॉर्मल है और ये जो है वो वक्त के साथ साथ खुद ही ठीक हो जाता है। इसके साथ एक और भी अब 2-3 चीजें और भी न्यूबॉर्न में देखेंगे, वो भी नॉर्मल होती हैं। सही। जैसे आप बच्चे के आप मुंह के अंदर कुछ चीज लेके जाते हो तो वो उसको बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स, तो बच्चा चूसना शुरू कर देता है सकिंग। तो ये नेचुरल इनबिल्ट है कि वो बच्चे के मुंह में कुछ चीज दी जाती है तो बच्चा सक करता है। सही है। तो इसकी ये सकिंग रिफ्लेक्स है, ये भी बच्चों के अंदर ये नॉर्मल है। अगर बच्चा ये ना करे तो फिर ये चीज एबनॉर्मल हो जाती है कि फिर वो कहीं ना कहीं कुछ सबसे से इन्फेक्शन है। इसी तरह रूटिंग रिफ्लेक्स होता है कि जब बच्चे के अगर गालों के साइड पे अगर आप हल्का सा ऐसा आप टच करेंगे तो बच्चा वो एकदम अपना फेस उस तरफ टर्न करता है, तो इसको ये रूटिंग रिफ्लेक्स होता है। तो ये सारी जो रिफ्लेक्स होते हैं ये नेचुरल है और ये वक्त के साथ साथ ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्रेन होता है ये पूरी तरह मेच्योर नहीं होता, नर्वस सिस्टम जो है वो आस्ता आस्ता मेच्योर हो रहा होता है, तो आस्ता आस्ता ये चीज़ें जो है वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती हैं। और दूसरी बात आपने ये की कि जो ब्रीदिंग का पैटर्न बताया कि ब्रीदिंग जो है बच्चों की ये भी आप उसको उसी तरह लें कि ये जो हमारा रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने का सेंटर होता है ब्रेन के अंदर, वो इमेच्योर होता है बच्चों में। सही। तो बच्चे कभी जो है वो तेज सांस लेते हैं, कभी थोड़ा सा रोक भी लेते हैं। तो इसके अंदर ये चीज़ देखनी चाहिए कि ये जो इस तरह जो फिनोमेना होता है ना, ये आमतौर पर ड्यूरिंग स्लीप होता है। जब बच्चे सो रहे होते हैं जब भी ऐसा हो रहा होता है। बच्चे जैसे जागते के हालत में बच्चे इस तरह नहीं करते, सो रहे होंगे तो थोड़ा देर के लिए वो सांस रोकते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा तेज लेते हैं कंपनसेट करने के लिए। तो उसमें वालिदैन बस ये देखें कि अगर 10 सेकंड से अगर कम है जो सांस रोक रहे हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर मोर देन 20 सेकंड्स
तक अगर बच्चा सांस रोक रहा है तो फिर इसमें तो फिर ये डॉक्टर को जरूर जाके दिखाएं। उसके साथ वो भी देखें कि अगर वो सांस इतना रोकता है तो उसके लिप्स को, उसके नोज को ये चेक करें कि वो ब्लू तो नहीं हो रही। तो ये ऐसी सूरत के अंदर, और ये सीने की जो पसलियां देख लें कि वो ज्यादा अंदर की तरफ बाहर तो नहीं हो रही, इंड्रॉइंग ऑफ चेस्ट जिसे कहते हैं कि पसलियां अगर अंदर बाहर ज्यादा हो रही हो, तो ऐसी सूरत में जो है वो बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं। लेकिन अगर 10 सेकंड या इससे कम है तो ये नॉर्मल है, इससे परेशान होने की बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बहुत कॉमन चीज जो बच्चों में हम देखते हैं, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, वो है हिचकी आना। कई बार हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो है उनको हिचकी आती है, तो भी न्यू बॉर्न बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, तो भी बात लोग उसको नॉर्मल नहीं ले रहे होते। डॉक्टर साहब ये आप बताएंगे, जो हिचकियां हैं बच्चों को आती हैं, ये नॉर्मल है? जी नॉर्मल भी है, और इसके अंदर कुछ चीजें वालिदैन को देखनी चाहिए कि ये हिचकियों की सिर्फ एक वजह नहीं होती। कि एक तो ये कि इमेच्योर जो डायफ्राम होता है, जो एक पर्दा होता है जो फेफड़ों के दरमियान और आंतों के दरमियान में होता है, तो वो उसका जो फंक्शन होता है वो इमेच्योर होता है, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्स जो है वो हो सकता है। लेकिन उसकी जो कॉमन 2-3 और भी वजूहात हैं, उसमें एक वजह ओवर फीडिंग है। जैसे वालिदैन बहुत ज्यादा बच्चों को दूध पिला रहे हैं, मुसलसल बस माँ दूध पिला रही है, फीडर लगा दिया तो वो भी जरूरत से ज्यादा पिला दिया, और फिर फीडर कराने के बाद जो बर्पिंग जो बच्चों को कराते हैं कि डॉक्टर साहब यही कहने वाले थे, उसमें बाजू का देखते हैं कि हम अगर बर्पिंग की हम बात ही करें तो प्लीज मुझे इसका भी जवाब आप जरूर दीजिएगा एलैबोरेट करके, कि वो कई दफा देखा है कि बच्चों को अभी मदर ने फौरन फीड करवाया, फिर जैसे ही उसको डकार दिलाने के लिए, बर्प करवाने के लिए क्या, तो बच्चे ने एकदम उल्टी कर दी। तो डॉक्टर साहब ये सब चीजें नॉर्मल होती हैं या इसमें कहाँ ख्याल करना है हमें? जी मैं उसका बताता हूँ इस बारे में। इसमें ये कि जब बच्चों को फीड करवाएं तो उसको बहुत ज्यादा ओवर फीड ना करवाएं। दूसरा ये कि फीड करवाने के बाद उसको बर्प जरूर करवाएं, और जब बर्प उसको आ जाए तो उसको जब आप लिटाएं तो थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में, यानी थोड़ा सा सराहना उसका ऊंचा करके लिटाइए। सही है। तो ये इस तरह अगर करेंगे तो फिर ये जो वो जो हिचकियां जो है ना उसको नहीं आएंगी। और दूसरी बात है कि कभी ऐसा बच्चा अगर हिप का आए उसको बच्चा वॉमिटिंग कर दे, तो अक्सर लोग मैंने देखा है वालिदैन जैसे वॉमिटिंग आती है बच्चों को सीधा कर देते हैं या उल्टा करते हैं, तो वो गलत तरीका है। तो कभी भी बच्चा को वॉमिटिंग अगर हो तो उसको बच्चे को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में टर्न कर दें, और उसका मुंह खोल के देखें, अगर कुछ मुंह के अंदर रुका हुआ है तो उंगली से उसको साफ कर दें। लेकिन लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो है बेस्ट पोजीशन है। तो इसमें कि बच्चे को जो भी वॉमिटिंग होगी जो, तो वो बाहर की तरफ ही आ जाएगी, दोबारा लंग्स के अंदर नहीं जाएगी। तो इन चीजों का जरा ख्याल रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे दोबारा ये बात करना चाहूंगी, जैसे मैंने पहला आपसे सवाल किया था कि जो बच्चों को अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि जब पैदा होते हैं बच्चे तो उनके जिल्द पर लाल निशान होते हैं। कई दफा तो हमने ये भी देखा है कि बिल्कुल ही जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं उनके बारीक बारीक लाल लाल निशान या दाने भी हो जाते हैं। उसमें माएँ परेशान होती हैं, कभी पाउडर लगा रही हैं, कभी अगैन मैं कहूंगी जिसकी भी जो भी घर में होते हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें छोटे बच्चे को जब स्किन की कोई तकलीफ हो रही है, क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है कि बहुत ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, उसकी स्किन भी बहुत ही फ्रेजाइल होती है, ऐसे में पेरेंट्स को खासकर जो जल्दी ये चीजें हैं उसमें क्या करना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए ऐसे ही, या कोई ऑइंटमेंट या कोई चीज लगानी चाहिए? जी जी, इसमें मतलब ये है कि जब वही बात के सबसे पहले कि बच्चे की हाइजीन का जो ख्याल रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे को साफ सुथरा रखें। अक्सर वालिदैन जो है वो डर के मारे कह रही है बच्चा को ठंड लग जाएगी तो वो नहलाते ही नहीं है। मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं कि जो वो 2-2 हफ्ते से बच्चों को नहलाया ही नहीं होता। तो उसका खयाल रखना कि बच्चे की हाइजीन को मेंटेन रखना जरूरी है। इसके अंदर 2-3 चीजें मैं बता दूं जो बच्चों में ये चीजें ना कॉमन होती हैं। एक तो जो जिल पे जितना आपने जिक्र किया है कि लाल धब्बों का, तो वो उसको कहते हैं एरिथेमाटोक्सिकम न्यूनेटोरम कहते हैं उसको। वो सिंपल लाल लाल पैचेस होते हैं, उसका सेंटर पे एक थोड़ा सा स्पॉट होता है वाइट कलर का। तो ये इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही वक्त के साथ साथ चला जाता है। सही। इसके अलावा मीलिया एक होता है जिसमें व्हाइट कलर के ना छोटे छोटे से दाने टाइप की चीजें होती हैं, तो वो सिबेशियस ग्लैंड्स की जो ड्रग्स होती है वो ब्लॉक्ड होती है। सही। क्योंकि इमेच्योर हर पूरा सिस्टम बॉडी का इमेच्योर ही होता है, तो वो उसमें ड्रग्स में जो ब्लॉक होने की वजह से इस तरह के बारीक बारीक से व्हाइट कलर के दाने होते हैं, उनको मीलिया कहते हैं। तो ये भी वक्त के साथ साथ ठीक हो जाते हैं, इसमें भी कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी बिला वजह उसके ऊपर कोई लोग मरहम लगाते हैं, कोई कुछ लगाते हैं, तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हाइजीन को मेंटेन रखें और आस्ता आस्ता ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाद बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके स्किन के ऊपर
ऐसा लगता है जैसे कोई स्किन उतर रही हो। जी जी तो जी। वो उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको सिंपल जो वो अपना वॉश करें। और अगर ज्यादा ड्राइनेस अगर आपको फील होती है तो फिर आप कोई भी मॉइस्चराइजर उसके ऊपर या बेबी ऑयल हाँ भी बेबी लगा ऑयल जो है सकते वो भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और देखने में आती है जो हमारे सवाल में भी कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे बिल्कुल पैदा हुए होते हैं तो जो उनका सीने का एरिया है उसमें उभार होता है या वो ऐसा महसूस होता है वालिदैन को। कई दफा मैंने खुद भी ये विटनेस किया है कि माँ बाप क्योंकि जाहिर नए बने होते हैं तो वो बच्चे को बार बार टच करके देख रहे हैं कि कहीं पानी तो नहीं भर गया, ये सूजन क्यों है, खुदा ना खास्ता बच्चे को किसी ने काट तो नहीं दिया। तो सब प्लीज इसको भी इलैबोरेट कीजिएगा कि जो बिल्कुल ही नॉर्मल बच्चे हैं उनकी जेनिटल्स में भी अगर कोई ऐसी चीज फील होती है तो पेरेंट को करना क्या चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल है। ये तो बहुत ज्यादा कॉमन चीज है कि अक्सर जो है वो मेल चाइल्ड भी होते हैं तो उनका जो है वो सीने के ऊपर कुछ उभार जो वो हो जाते हैं और पेशेंट्स उसके साथ बड़ी बड़ी अजीबोगरीब चीजें मतलब कर रहे होते हैं उसके अंदर। कोई किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वो डॉक्टर अगर पीडियाट्रिक्स का उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो एंटीबायोटिक्स तक बच्चों को देता है नेसेसरी। तो ये असल में ये होता है कि मैटरनल हार्मोन जैसे होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, मेटरनल हार्मोन होते हैं, तो ये जो डिलीवरी के वक्त बच्चे के जिस्म के अंदर आ जाते हैं। सही। तो वो हार्मोनल इफेक्ट की वजह से जो उसके जो चेस्ट के जो साइज है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर साहब वो इवेंचुअली खत्म हो जाता है या उसको हमें देखना होता है कि भाई हम देखते हैं बच्चा थोड़ा और बड़ा हो देन हम उसको कोई नहीं, उसको कुछ मेडिकेशन की उसमें कोई जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे हार्मोन का इफेक्ट कम होगा वक्त के साथ साथ वो खुद ही जो वो डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरा उसको दबा के उसका कुछ मवाद हो क्योंकि उसके अंदर सीक्रेशन कोलेस्ट्रॉल वगैरह निकल रहा होता है तो उसको दबा के उसको खाली करने की जरूरत नहीं है कि अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो दबा दबा के उसको निकाल दिया तो बहुत बड़ा था ये छोटा रह गया। सही। तो इस तरह की बिल्कुल हरकत ना करें। बहुत दफा लोग सिकाई भी करना शुरू कर देते हैं। मतलब वही मैंने कहा ना कि जो घरेलू खवातीन है वो बहुत कुछ कर रही होती है, उनको इल्म नहीं होता कि नहीं करना है। जी बिल्कुल उसको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें सिर्फ दबा के तो आप बच्चों को तकलीफ भी देंगे और उसके अंदर इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो उसको छोड़ दीजिए एज इट इज, तो वक्त के साथ साथ खुद ही ठीक हो जाएगा। उसमें कोई मतलब आपको मेडिकेशन की कोई एंटीबायोटिक की वो जरूरत नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बस बिल्कुल एक आखिर सवाल करेंगे। टॉपिक मुझे मालूम है कि आज हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें हम जितनी बात करें वो कम है, लेकिन डॉक्टर साहब एक और बहुत कॉमन सवाल है और बल्कि मैं दो सवाल को एक ही में कर दूंगी ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए। एक चीज तो ये कि बाज़ वक़्त हमने देखा है कि बच्चों का जो जेनिटल का एरिया होता है, जब अमूमी तौर पर जब बच्चे पैम्पर पहनते हैं, जब बच्चे पेशाब या पॉटी करते हैं तो कई बार जैसे आपने कहा हाइजीन ना होने की वजह से भी वहां पर अमूमी तौर पर देखा गया है कि बच्चों को रैशेस हो गए या बच्चे रो बहुत ज्यादा रहे हैं। कई बार वहां से ये भी देखा गया है कि बच्चों का जेनिटल वाले एरिया से कुछ पानी खारिज हो रहा है। तो डॉक्टर साहब ये सारी चीजें खुदा ना खास्ता परेशानकुन है या इनके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो फौरन वालिदैन करें? जी ये भी अक्सर फीमेल जो बेबीज होते हैं उनके अंदर इस तरह के पेशाब की जगह से कुछ जो डिस्चार्ज हो रहा होता है, ये भी मैटरनल हार्मोन जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी वजह से होता है क्योंकि वो हार्मोन बच्चे में आते हैं तो उसकी वजह से ये वक्ती तौर पर ये वजाइनल डिस्चार्ज उसको हो सकता है। तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, वो उसको आप छोड़ दीजिए। बस वही हाइजीन को मेंटेन रखें, वक्त के साथ साथ वो डिस्चार्ज जो है ऑटोमेटिक खुद ही जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। उसमें कोई एंटीबायोटिक की अननेसेसरी या किसी और मेडिकेशन की कतन कोई जरूरत नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, और एक बात है कि जो बिल्कुल पैदाइशी बच्चे होते हैं क्योंकि उनकी बोन्स भी बहुत सॉफ्ट होती हैं तो अमूमी तौर पे हमने देखा है कि उनके हाथ पांव इतने नरम होते हैं कि जिस दिन चाहे उनको मोड़ लें। कई बार ये भी देखने में आया कि जो बिल्कुल नौमौलूद बच्चे उनकी टांगे जो है अक्सर ऐसा देखने में महसूस होता है, और मैंने तो फिर अगेन वही बात कहूंगी, मुझसे बड़े लोग खफा ना हो, बड़े बूढ़े जो है इनको देखा होता है कि जी बच्चे की टांगे टेढ़ी हो रही हैं तो बच्चे के ऊपर छोटे से बच्चे पे मालिश शुरू हो गई डॉक्टर साहब, फिर उसको एक खास सिंक में उसकी टांगों को बंद करके मैंने देखा है लोग लपेटते हैं क्योंकि बच्चों की टांगे। तो डॉक्टर साहब व्हाट इज दिस, क्या ये जो बच्चों की पैदा होते ही अगर हाथ या खास कर पांव अगर थोड़े से महसूस हो रहा है कि टेढ़ी महसूस हो रही है तो क्या उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं या वो डॉक्टर के पास जाएं या उसको भी छोड़ दें? जी बहुत कॉमन बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अक्सर वालिदैन मतलब तकरीबन हर दूसरा जो है वो केस इसी तरह का आता है, बोलते हैं डॉक्टर साहब इसकी टांगे देखने में कुछ टेढ़ी सी लग रही है। तो ये असल में जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है तो उसकी पोजीशन इसी तरह होती है, फोल्ड हुआ तो उसकी टांगे बिल्कुल इसी फ्लैट पोजीशन के अंदर होती हैं। तो वही पोजीशन जो जब बच्चा डिलीवर होता है तो वही पोजीशन उसकी होती है। और ये जो है वो 1.5 साल के अंदर अंदर जो ये नॉर्मल उसकी अलाइनमेंट उसकी बहाल हो जाती है। अब उसमें ये देखना है कि हाँ अगर 1.5-2 साल के बाद भी अगर वो बच्चे की टांगों में अलाइनमेंट नहीं आती तो फिर हमें दूसरी चीज़ों में जिसमें रिकेट्स या और कोई बोनी एबनॉर्मलिटीज जो है ना फिर हमें देखनी पड़ती है कि बच्चों को 2 साल के बाद फिर अगर चलने में जब बच्चा चल रहा है तो ज़्यादा उसकी बोल है या उसको मुश्किल आ रही है चलने में तो फिर हमें दूसरी चीज़ें रिकेट्स या वो बोनी डिस्प्लेसिया या वो शॉर्ट स्ट्रेचर उसके लिए फिर हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली
ये 1.5 साल तक के बच्चों में होता है और इसके बाद 1.5 से 2 साल में ये अलाइनमेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आज हमने बहुत ही और डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही तफसील से बहुत सारे लोगों के आज मसाइल का भी हल दिया और हमने बहुत सारे ऐसे सवाल किए कि जैसे यकीनन आपकी रहनुमाई हुई होगी, हमें जरूर सजेशन से बताया करें। जो डॉक्टर साहब जाते जाते एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, सवाल भी नहीं है बल्कि आप रोजमर्रा पेरेंट्स को देख रहे होते हैं, बच्चों के साथ परेशान आते हैं, अब बच्चों के मसाइल देख रहे होते हैं। एज एन एक्सपर्ट आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू कोई भी एक ऐसी टिप या मशवरा हमें जरूर देके जाए हमारी ऑडियंस को, जो वो खास न्यू बॉर्न बच्चों के जो डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स हैं उसमें ध्यान रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना अहम टॉपिक पे आपने बुलाया और जो है लोगों का आगाही हासिल हुई। इसके अंदर जो है वो ये करें, जो वालिदैन खासकर जो नए वालिदैन बनते हैं और जो नई नई शादी होती है तो फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो लोग ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, वो ज़्यादा कंसर्न भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो ये क्या करें। तो मैं तमाम जो है वो वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि अननेसेसरी मेडिकेशन जो है वो बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को बिल्कुल ना दें। मेरे पास आते हैं बच्चे, वो पूरी शॉपर जो है ना दवाइयों से भरा हुआ लेके आते हैं कि बच्चे को पेट में दर्द हो तो तुमने ये गुट्टी दे दी, तुमने ये ड्रॉप दे दी है, बुखार हुआ, हमें माथा गर्म लग रहा है तो तुमने पैराडोल का ड्रॉप दे दी है, एलर्जी छींके मारी तो तुमने ये ड्रॉप पिला दिए। तो खुदारा बच्चे के साथ इस तरह के तजर्बात बिल्कुल ना करें। बच्चे में ये चीज़ें सब नॉर्मल होती हैं। अननेसेसरी मेडिकेशन बिल्कुल बच्चों को ना दें, बिला ज़रूरत कोई गुट्टी या किसी गैर ज़रूरी विटामिन या किसी और ऑयल वगैरह का मसाज या किसी और चीज़ की जो है ना बच्चों के साथ जो है वो कोशिश ना करें। बच्चों को सिंपल से एक ही काम रखेंगे, बच्चे की हाइजीन मेंटेन रखें और बच्चे की फीडिंग जो है वो प्रॉपर करें और सही जो है वक्त पे फीडिंग कराएं और जो फीडिंग के जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें। तो जो है इंशाल्लाह ये बच्चे की जो है वो आइंदा ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। दूसरी बात ये कि आपको अननेसेसरी डॉक्टर के पास जाना, पैसा खर्च करना, ये भी आपका बच जाएगा और आपको घर के अंदर ही सारी चीज़ें बच्चों को जो हो नॉर्मल चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी और आपको जो हो उसको मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया और जाते जाते क्योंकि हमने बहुत सारी तफसीली गुफ्तगू की है, क्लिनिकल बातें की हैं, तो जाते जाते डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम का एक सेगमेंट होता है, एक तरह से आप समझें कि प्रोग्राम को थोड़ा लाइट मोड पर रखने के लिए कि हम रैपिड फायर करते हैं डॉक्टर्स के साथ और जो भी जहन में पहला आपको जहन में ख्याल आए, वर्ड आए, आप हमें जरूर बताइएगा। डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा आप कौन सी एप्लीकेशन अपने फोन में यूज करते हैं? डॉक्टर तो व्हाट्सएप यूज करना पड़ता है आपके पेशेंट्स की वजह से, यकीनन बिल्कुल सही बात है। कोई ऐसा ड्रामा, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री, कोई ऐसी किताब जो आपने पढ़ी हो और आप हमारी ऑडियंस को मशवरा दें कि भाई जिंदगी में मौका लगा के ये किताब या ये ड्रामा या ये फिल्म जरूर देखें? देखें, फिल्म और ड्रामे को तो मैं कतई नहीं कहूँगा, मैं तो क्या कहूँगा, एक किताब हमें मिली भी है, हमने कोशिश करके हमें पुरानी करी, उसी को पढ़ना चाहिए, उसी को वक्त देना चाहिए, उसी को समझना चाहिए और उसी पे अमल करना चाहिए। बेहतरीन बात है सर। आपका फेवरेट सीजन कौन सा, मौसम आपको कौन सा पसंद है? कराची में रहते हो तो सर्दी के मौसम बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर साहब, आपको वजह से तो आपको वक्त नहीं मिलता होगा, लेकिन जब कभी आपको वक्त मिलता है तो आप अमूमी तौर पर क्या करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए? मैं बुक्स ही पढ़ता हूँ, मेरे पास काफ़ी कलेक्शन है बुक्स का, मैं डिफरेंट टॉपिक पे, स्पेशली जो है वो रिलीजियस टॉपिक्स पे मेरे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं तो मैं वही पढ़। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपने बहुत कुछ अचीव कर दिया, लेकिन कोई एक ऐसी अचीवमेंट या कोई एक ऐसा गोल जो आपके जहन में है खासकर अपनी सर्विस को लेके और आप समझते हैं कि हाँ ये बात मेरे जहन में है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में मैंने ये चीज़ भी अचीव करनी है? जी कोशिश मैंने की है काफ़ी हद तक। मेरा जो प्लान है और प्रोग्राम है फ्यूचर में कि मैं करूँ, उसको कोशिश में लगा हूँ उसके, कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं फ्री मोबाइल क्लिनिक इस्टेब्लिश करूँ और वो एक कोई जैसे गाड़ी के अंदर जो है पूरा क्लिनिक जो है वो ऐसे एरिया में जहाँ पे डॉक्टर्स की जो रसाई नहीं है या वो जो वहाँ के लोग हैं उनके फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है कि वो डॉक्टर्स की फीस अफोर्ड कर सकें या हॉस्पिटल के खर्चा बर्दाश्त कर सकें। तो मेरा ये प्रोग्राम कि मैं उन तक खुद पहुँचूँ और उनको वहाँ पे जो भी मेडिकल सर्विस जो प्रोवाइड कर सकता हूँ वो इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये तो बहुत जबरदस्त आपकी, मैं समझती हूँ आपका गोल है, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे। डॉक्टर साहब जाते जाते एक आखिरी सवाल, कोई एक ऐसी स्किल जो डॉक्टर नवीद को लगती है कि काश ये मेरे पास होती, वैसे तो सभी कुछ मैंने पढ़ लिया, सीख लिया, लेकिन ये भी अगर होती तो बहुत ही अच्छी बात होती, डॉक्टर साहब वो क्या है?
ऐसी तो खैर कोई नहीं है कि जो मैं कोई स्किल होती का, अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आती हैं, और लेकिन ये कि बस स्किल, अब ये समझ लें कि अभी मेरी फील्ड से रिलेटेड अगर कोई हो तो मैं और कुछ अपनी फील्ड के अंदर होकर मजीद कुछ सीख सकूं तो वही मैं सीखूंगा। इसके अलावा डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स की तो पास एक जादुई स्किल होनी चाहिए कि वो एक वक्त में जो है ना मल्टीपल पेशेंट्स को देख लें, थके भी ना, और उनका वक्त भी जो है वो बच जाए। वो स्किल तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक अल्लाह ताला ने दी भी है, और वो मैं मतलब एक ही वक्त में काफी पेशेंट को देखता भी हूँ, और कंटिन्यूसली अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12 घंटे कंटिन्यूस पेशेंट देखता हूँ जी। तो वो स्किल तो अल्हम्दुलिल्लाह है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आई होप कि आपको भी हमारे आज के प्रोग्राम में आके अच्छा लगा होगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि जब भी डॉक्टर्स हमारे साथ होते हैं, जब भी वो हमारे साथ कोई नॉलेजेबल बात शेयर करते हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये भी एक तरह से सदका जारिया है। इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी एक और नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।